नमस्कार। आज हम देखेंगे उपसह संयोजन यौगिक के अंदर कुछ अभ्यास प्रश्न। यह भाग 2 है। आइए शुरुआत करते हैं। डिस्क्लेमर, अस्वीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की जाने वाली छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल निर्माताओं और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की जाने वाली किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या मुद्दा है, तो कृपया sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें और हम छवियों को हटा देंगे। अभ्यास प्रश्न 9 से 16 तक। हमारा पहला प्रश्न, कोबाल्ट NO2 होल थ्राइस NH3 होल थ्राइस संकुल के ज्यामितीय समावयवों की संख्या है। यानी जो हमें कॉम्प्लेक्स ये दिया गया है कोबाल्ट का, उस कॉम्प्लेक्स के कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं, हमें नंबर बताना है, संख्या बतानी है। ऑप्शंस है 2, 4, 3 या फिर 0। आपके पास 10 सेकंड है इस प्रश्न पर विचार करने के लिए। उसके बाद हम इसका सही उत्तर देखेंगे। आइए देखते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी कि 2। कैसे? कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट NO2 होल थ्राइस अमोनिया होल थ्राइस Ma3B3 प्रकार का है। अगर आप देखें तो कोबाल्ट मान लो M है, मेटल है हमारा, सेंट्रल मेटल एटम। A हमारा पहला लाइगेंड है जो कि है NO2, और A3 यानी NO2 3 मॉलिक्यूल्स है, 3 लाइगेंड्स हैं जो कोबाल्ट से कनेक्टेड है। दूसरा है B हमारा अमोनिया है जो कि B3 यानी अमोनिया भी 3 है, 3 मॉलिक्यूल्स है, 3 लाइगेंड्स है जो कोबाल्ट के साथ कनेक्टेड है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमें कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है क्वेश्चन में वो Ma3B3 टाइप का है, जिससे 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं जो होते हैं फलकीय यानी फेशियल FAC और रेखांशिक यानी मेरिडियनल MER। ठीक है, आप डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हो। पहला डायग्राम है ट्रांस या फिर रेखांशिक यानी ट्रांस या फिर मेरिडियनल आइसोमर का, जिसमें कोबाल्ट 3 NO2 और 3 अमोनिया के साथ कनेक्टेड है, और NO2 या फिर अमोनिया एक दूसरे के अपोजिट साइड में है, इसीलिए ये ट्रांस या फिर मेरिडियनल आइसोमर। वहीं जो दूसरा स्ट्रक्चर दिया गया है कॉम्प्लेक्स का वो है सिस या फिर फलकीय यानी सिस या फिर फेशियल। कोबाल्ट 3 अमोनिया और 3 NO2 मॉलिक्यूल। इसमें अंतर ये है कि अमोनिया या फिर NO2 मॉलिक्यूल एक दूसरे के अपोजिट में, एक दूसरे के आमने सामने नहीं है बल्कि बराबर में। ठीक है, इसीलिए इसको सिस या फिर फेशियल आइसोमर बोल रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि जो कॉम्प्लेक्स हमें दिया गया है वो Ma3B3 टाइप का है और इसके केवल 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, एक फेशियल और एक मेरिडियनल यानी फलकीय और रेखांशिक। इसीलिए इस उत्तर का सही आंसर होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा विकल्प ए यानी कि 2। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स प्लैटिनम पेरिडीन अमोनिया BrCl के कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे? अब हमें एक और कॉम्प्लेक्स दिया गया है प्लैटिनम का, जिसमें पेरिडीन अमोनिया ब्रोमीन और क्लोरीन उसके लाइगेंड्स हैं। हमें बताना है कि इस कॉम्प्लेक्स के कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ज्यामितीय समावयव होंगे? विकल्प है 2, 3, 4 या फिर 0। आपके पास 10 सेकंड है इस प्रश्न पर विचार करने के लिए, उसके बाद हम इसका सही उत्तर देखेंगे। आइए देखते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी कि 3। कैसे? ये जो कॉम्प्लेक्स हमें क्वेश्चन में दिया गया है प्लैटिनम का, इसमें कोई भी लाइगेंड्स डबल में नहीं है, ट्रिपल में नहीं है, हर एक लाइगेंड इंडिविजुअल है। मतलब जो भी लाइगेंड है वो सिर्फ एक बार ही सेंट्रल मेटल एटम यानी प्लैटिनम से कनेक्टेड है। इसीलिए हम कह सकते हैं
कि ये जो कॉम्प्लेक्स हमें दिया गया है वो MABCD प्रकार का है। ठीक है, A, B, C और D जहाँ पे डिफरेंट लाइगेंड्स है, जैसे A हो गया हमारा pyridine, D हो गया हमारा अमोनिया, C हो गया ब्रोमीन और D हो गया क्लोरीन। तो M हो गया हमारा प्लैटिनम यानी सेंट्रल मेटल एटम। तो हमारा कॉम्प्लेक्स हो गया MABCD प्रकार का। और MABCD प्रकार के कॉम्प्लेक्स के 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ज्यामितीय समअवयव होते हैं। कौन कौन से? प्लैटिनम, आप देख सकते हो प्लैटिनम को आप सेंटर में रखोगे क्योंकि वो सेंट्रल मेटल एटम है, और बाकी जो उसके लाइगेंड्स है A, B, C और D यानी pyridine, अमोनिया, क्लोरीन और ब्रोमीन, उसको आप उसके चारों ओर अटैच कर दोगे। तो आपने 3 स्ट्रक्चर बनाए। आपने pyridine को क्या करा, एक जगह सिक्योर कर लिया। अब pyridine को सेम जगह रखे, बाकी की लाइगेंड्स की जो प्लेसेस है वो इंटरचेंज कर। दूसरे स्ट्रक्चर में भी आप देख सकते हो pyridine सेम प्लेस पे है, पर अमोनिया का प्लेस बदल गया, ब्रोमीन का प्लेस बदल गया, क्लोरीन का प्लेस बदल गया कंपैरेटिव टू पहला जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है। वही तीसरे स्ट्रक्चर में भी pyridine का प्लेस सेम है, पर अमोनिया और क्लोरीन और ब्रोमीन का प्लेस डिफरेंट है सेकेंड और फर्स्ट स्ट्रक्चर से। इसीलिए टोटल 3 स्ट्रक्चर्स या फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल हैं हमारे गिवन कॉम्प्लेक्स की, प्लैटिनम के कॉम्प्लेक्स की, जो कि MABCD टाइप का है। इसीलिए हमारा सही उत्तर है विकल्प बी यानी कि 3। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्गाकार समतलीय प्लैटिनम, क्लोरीन, pyridine, अमोनिया, NH2OH होल पॉजिटिव के लिए कितने ज्यामितीय समअवयव हो सकते हैं? अब हमें एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स दिया है प्लैटिनम का, हमें बताना है कि उसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने पॉसिबल बना सकते हैं। PY जहां पे पायरिडीन यानी pyridine है, अब हमारे कॉम्प्लेक्स के फॉर्मूले में हमें बताना है ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बन सकते हैं। तो विकल्प है 2, 3, 4 या फिर 6। आपके पास 10 सेकेंड है इस प्रश्न पर विचार करने के लिए, उसके बाद हम इसका सही उत्तर देखेंगे। आइए देखते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी कि 3। कैसे? कॉम्प्लेक्स प्लैटिनम, क्लोरीन, pyridine, अमोनिया, NH2OH होल पॉजिटिव एक वर्गाकार समतली संकुल है यानी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, जो हमें दिया गिवन है हमारे क्वेश्चन में। संरचनाएं एक समूह को स्थिर करके और फिर सभी समूह को व्यवस्थित करके बनाई जाती है। यानी जब हम इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे कॉम्प्लेक्स के आइसोमर निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे, एक ग्रुप को जो इससे कनेक्टेड है, क्लोरीन, pyridine, अमोनिया, NH2OH, किसी एक ग्रुप को फिक्स कर लेंगे और बाकी के ग्रुप्स को फिर अरेंज करते रहेंगे प्लैटिनम के चारों ओर। जैसे 3 स्ट्रक्चर पॉसिबल है, क्योंकि आप अगर हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि MABCD टाइप का कॉम्प्लेक्स क्या होता है, सेम जो हमारा यहाँ पर कॉम्प्लेक्स दिया गया है वो भी MABCD टाइप का ही है। ABCD चारों की चारों लाइगेंड्स अलग हैं, कोई भी डबल अमाउंट में नहीं प्रेजेंट है, 2 में नहीं प्रेजेंट है, 3 में नहीं प्रेजेंट है। तो MABCD टाइप के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनके 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल होते हैं। और कैसे? तरीका यही है कि आप किसी एक लाइगेंड को फिक्स कर लो और बाकी के लाइगेंड को के प्लेसेस को इंटरचेंज करते रहो प्लैटिनम सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड। इसमें भी हमने pyridine को फिक्स किया है, अमोनिया, NH2OH और Cl को इंटरचेंज कर दिया। सेकेंड स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो pyridine को हमने फिक्स कर दिया है और फिर NH2, NH3 और Cl को इंटरचेंज कर दिया है पहले वाले स्ट्रक्चर के पोजीशन से। और थर्ड में भी हमने pyridine को फिक्स कर लिया है और फिर NH2, Cl और NH3 की पोजीशन को चेंज कर दिया है सेकेंड और फर्स्ट में प्रेजेंट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। ठीक है, इस प्रकार हमारे पास 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं गिवन कॉम्प्लेक्स के। इसीलिए इस संकुल के, इस कॉम्प्लेक्स के 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं और इसीलिए हमारा सही उत्तर है बी विकल्प यानी कि 3। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित अभिक्रिया और कथनों पर विचार करें। तो हमें कुछ स्टेटमेंट दी गई है और हमें एक रिएक्शन दी गई है। हमें रिएक्शन के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट पढ़नी है, यही सही कथन है और हमें सही कथन बताना है कौन सा है। पहली स्टेटमेंट है,
यदि अभिकारक संकुल यानी रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्स आयन एक सिस समावयव है, यानी अगर हमारा रिएक्टेंट जो हमारा रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्स आयन है वो अगर एक सिस स्ट्रक्चर है, अगर सिस आइसोमर है, तो दो समावयव उत्पन्न होते हैं, यानी हमें मिलेंगे दो आइसोमर आफ्टर द रिएक्शन। दूसरी स्टेटमेंट, यदि अभिकारक संकुल आयन एक ट्रांस समावयव है, यानी जो रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्स आप रिएक्शन में देख रहे हो, अगर वो एक ट्रांस आइसोमर है तो दो समावयव उत्पन्न होंगे, तो हमें दो आइसोमर मिलेंगे रिएक्शन के बाद। तीसरा स्टेटमेंट है, यदि अभिकारक संकुल आयन एक ट्रांस समावयव है, यानी अगर हमारा रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्स आयन एक ट्रांस आइसोमर है तो केवल एक समावयव उत्पन्न होगा, तो हमें केवल एक ही आइसोमर मिलेगा आफ्टर द रिएक्शन। और फोर्थ स्टेटमेंट है, यदि अभिकारक संकुल आयन यानी रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्स आयन एक सिस आइसोमर है तो केवल एक आइसोमर उत्पन्न होता है। हमारी रिएक्शन है कोबाल्ट अमोनिया होल 4 Br2 होल पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव। ये हमें ये कॉम्प्लेक्स बनाता है जो है कोबाल्ट अमोनिया होल थ्राइस ब्रोमीन होल थ्राइस प्लस अमोनिया। इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग हमें चार स्टेटमेंट्स जो दी गई हैं, हमें बताने की कौन सा स्टेटमेंट सही है। विकल्प है फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और थर्ड, थर्ड और फोर्थ, या फिर सेकंड और फोर्थ। आपके पास 10 सेकंड है इस प्रश्न पर विचार करने के लिए, उसके बाद हम इसके सही उत्तर को देखेंगे। आइए देखते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट। कैसे? यदि अभिकारक सिस संकुल है, यानी अगर हमारा रिएक्टेंट आयन सिस कॉम्प्लेक्स है, सिस आइसोमर है, तो निम्नलिखित अभिक्रिया होगी। तो हमारी रिएक्शन क्या रहेगी? आप देख सकते हो, ये हो जाएगा सिस समावयव, यानी एक सिस आइसोमर, कोबाल्ट से ब्रोमीन कनेक्टेड है 2 और 4 अमोनिया कनेक्टेड है, और ब्रोमीन एक दूसरे के पास पास है, अपोजिट में नहीं है, इसलिए ये सिस आइसोमर है। तो अगर हमारा रिएक्टेंट, ये हमारा रिएक्टेंट है, ठीक है, अगर हमारा रिएक्टेंट सिस आइसोमर होता है तो हमारे पास एक तो फेशियल यानी फलकीय आइसोमर मिलता है और दूसरा रेखांशिक यानी मेरिडियनल आइसोमर मिलता है। फलकीय क्योंकि आप देख सकते हो कि कोबाल्ट 3 ब्रोमीन से कनेक्टेड है और अमोनिया, कोबाल्ट 3 अमोनिया से कनेक्टेड है, और जो ब्रोमीन आयंस है वो सेम फेस पे आ रहे हैं और जो अमोनिया आयंस है वो सेम फेस पे आ रहे हैं। सिमिलरली जो मेरिडियनल है वो भी, उसमें भी जो 3 ब्रोमीन है वो रेखांशिक यानी कि एक रेखा पे आ रहे हैं, और 2 ब्रोमीन एक दूसरे के अपोजिट है और अमोनिया भी एक दूसरे के अपोजिट है। तो ये हो गया रेखांशिक स्ट्रक्चर यानी मेरिडियनल स्ट्रक्चर, और पहला हो गया फलकीय जिसमें कोई भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, सब आसपास है, एक के साइड में है, एडजेसेंट एटम्स कनेक्टेड है कोबाल्ट से। तो हमारे पास अगर हम अपना रिएक्टेंट आयन सिस लेते हैं, सिस आइसोमर लेते हैं, तो हमारे पास 2 आइसोमर्स बनते हैं रिएक्शन में, जो कि पहला है फलकीय और दूसरा है रेखांशिक, फेशियल एंड मेरिडियनल। अर्थात 2 समावयव उत्पन्न होते हैं। आप देख सकते हो 2 आइसोमर हमें मिल रहे हैं, सिस आइसोमर अगर हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल या रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्स है तो। अब अगर यदि अभिकारक ट्रांस समावयव है, अब अगर हमारा रिएक्टेंट ट्रांस कॉम्प्लेक्स हो गया तो, ट्रांस आइसोमर हो गया तो क्या होगा? हमारे पास ट्रांस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जिसमें 2 ब्रोमीन है, 4 अमोनिया है, दोनों ब्रोमीन एक दूसरे के अपोजिट साइड से कनेक्टेड हैं कोबाल्ट से। इस रिएक्शन, और ये जब रिएक्ट करेगा तो हमारे पास सिर्फ एक आइसोमर बन रहा है जो कि है मेरिडियनल यानी रेखांशिक, जिसमें 3 ब्रोमीन है और 3 ही अमोनिया है। ब्रोमीन एक दूसरे के अपोजिट है और एक रेखा पर है, तो इसलिए रेखांशिक आइसोमर। अर्थात केवल एक समावयव उत्पन्न होता है। तो आप देख सकते हो कि अगर हमने सिस यूज किया था अपना रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्स तो हमें 2 आइसोमर मिले थे, और जब हमने ट्रांस आइसोमर लिया रिएक्टेंट का तो हमें सिर्फ एक आइसोमर मिला जो कि है मेरिडियनल यानी रेखांशिक। इसीलिए इन दोनों रिएक्शंस के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं
कि कथन एक यानी स्टेटमेंट 1 और थर्ड दोनों सही हैं और यही हमारा सही उत्तर। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्रकाशिक समावयवता दिखाता है? यानी हमें कुछ कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं, हमें बताना है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यानी प्रकाशिक समावयवता दिखाता है। विकल्प है सिस कोबाल्ट इथाइलिन डायमाइन होल ट्वाइस Cl2Cl, ट्रांस कोबाल्ट इथाइलिन डायमाइन होल ट्वाइस Cl2Cl, कोबाल्ट अमोनियम होल 4 Cl2Cl या फिर कोबाल्ट अमोनिया होल थ्राइस Cl3। आपके पास 10 सेकंड है इस प्रश्न पर विचार करने के लिए, उसके बाद हम इसका सही उत्तर देखेंगे। ये देखते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी सिस कोबाल्ट इथाइलिन डायमाइन होल ट्वाइस Cl2Cl। कैसे? हमारा जो कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट इथाइलिन डायमाइन Cl2Cl, ये MAA होल ट्वाइस B2 प्रकार का है। कैसे? M तो हमारा कोबाल्ट ही हो गया सेंट्रल मेटल एटम, B हमारा क्लोरीन हो गया, है ना। ये जो AA है, AA क्यों दिया गया है? क्योंकि जो इथाइलिन डायमाइन है वो बाइडेंटेट लाइगेंड है, यानी वो दो बॉन्ड से कनेक्ट होगा सेंट्रल मेटल एटम से, इसीलिए हमने बाइडेंटेट लाइगेंड को AA से लिखा हुआ है। तो हमारा कॉम्प्लेक्स हो गया MAA होल ट्वाइस B2 प्रकार का, जहां केवल सिस समावयव प्रकाशिक समावयवता दिखाता है। और ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है ये केवल सिस आइसोमर है और ये केवल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। जैसे कि ये दो हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं, एक है सिस कॉम्प्लेक्स का और दूसरा है ट्रांस कॉम्प्लेक्स का। सिस कॉम्प्लेक्स में आप देखियो कि जो दो क्लोरीन के लाइगेंड्स हैं और जो दो इथाइलिन डायमाइन लाइगेंड्स हैं वो एक दूसरे के साइड बाय साइड रह के कोबाल्ट से डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसीलिए इस स्ट्रक्चर को हम सिस स्ट्रक्चर कह रहे हैं, जो कि ऑप्टिकली एक्टिव है, प्रकाशिक सक्रिय है। वहीं जो हमारा ट्रांस कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट इथाइलिन डायमाइन होल ट्वाइस Cl2, इसमें जो क्लोरीन है वो एक दूसरे के अपोजिट यानी एक दूसरे के आमने सामने से कनेक्टेड है कोबाल्ट से, और सेम इथाइलिन डायमाइन भी एक दूसरे के आमने सामने है, फेसेस आमने सामने है, इसीलिए हम इसको ट्रांस कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं। और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, प्रकाशिक निष्क्रिय है। क्यों? समरूपता के तल के कारण यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री के कारण। आप देखो जो ये प्लेन बन रहा है हमारे पास, स्क्वायर प्लेन जो बन रहा है, अब आप इस प्लेन के बीचों बीच हमारा कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम है, आप इस सेंट्रल मेटल एटम से इक्वल डिस्टेंस पे ऊपर जाओगे तो क्लोरीन मिलेगा, और सेम इक्वल डिस्टेंस पे नीचे की तरफ जाओगे तो भी क्लोरीन मिलेगा, यानी हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है। और इसी प्लेन ऑफ सिमेट्री के होने के कारण ये जो ट्रांस कॉम्प्लेक्स है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इसका मतलब जो सिस कोबाल्ट इथाइलिन डायमाइन होल ट्वाइस Cl2Cl हमारा कॉम्प्लेक्स है, उसका सिस स्ट्रक्चर ही केवल ऑप्टिकली एक्टिव। वहीं अगर हम दूसरे ऑप्शंस की बात करें तो कोबाल्ट अमोनिया होल 4 Cl2Cl दोनों सिस और ट्रांस रूपों में मौजूद हो सकता है, जो नीचे दिखाए गए हैं। तो ये सिस और ट्रांस दोनों तरीके से लिखा जा सकता है, जैसे ट्रांस जिसमें कोबाल्ट 2 Cl और 4 अमोनिया मॉलिक्यूल से कनेक्टेड है, ठीक है। ट्रांस स्ट्रक्चर है क्योंकि अमोनिया और क्लोरीन दोनों एक दूसरे के अपोजिट में कनेक्टेड है, और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, सेम रीजन प्लेन ऑफ सिमेट्री। वहीं सिस स्ट्रक्चर में अगर देखें तो कोबाल्ट 2 Cl 4 अमोनिया, स्टिल जो सिस स्ट्रक्चर है वो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं सिमेट्री है और हमारा जो सेंट्रल मेटल एटम है वो कायरल नहीं है, उसके चारों ओर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स नहीं कनेक्टेड हैं, इसीलिए ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव। तीसरा ऑप्शन का देखें तो कोबाल्ट अमोनिया होल थ्राइस Cl3 पैक और MER समावयवी रूपों में मौजूद है, यानी फेशियल और मेरिडियोनल आइसोमेरिज्म में प्रेजेंट है, और दोनों प्रकाशिक निष्क्रिय और दोनों ही ऑप्टिकल इनएक्टिव है। यह है हमारा फेशियल आइसोमर जिसमें कोबाल्ट 2 क्लोरीन
3 क्लोरीन और 3 अमोनिया से कनेक्टेड है और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। वहीं मेरिडियनल आइसोमेरिज्म जो 3 क्लोरीन और 3 अमोनिया से कनेक्टेड है, स्टिल ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है सिमेट्री की वजह से और कायरल सेंट्रल ना होने की वजह से। इसीलिए इस प्रश्न का एक ही उत्तर है जो कि है सिस कॉम्प्लेक्स। हमारा ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संकुल प्रजाति यानी कॉम्प्लेक्स स्पीसीज से प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करने की अपेक्षा नहीं की जाती है? हमें कुछ कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं, हमें बताना है कौन से कॉम्प्लेक्स से हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। कौन सा कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा? ऑप्शंस हैं कोबाल्ट इथाइलिन डायमाइन होल ट्वाइस Cl2 होल पॉजिटिव, कोबाल्ट अमोनिया होल थ्राइस Cl3, कोबाल्ट साइनाइड NH3 होल ट्वाइस Cl2 होल पॉजिटिव, कोबाल्ट इथाइलिन डायमाइन होल थ्राइस होल 3 पॉजिटिव। आपके पास 10 सेकेंड है इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए और उसके बाद हम इसका सही उत्तर देखेंगे। ये देखते हैं तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी कोबाल्ट अमोनिया होल थ्राइस Cl3। कैसे? प्रकाशिक समावयवता केवल उन संकुल द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिनमें समरूपता के तल का अभाव होता है, यानी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म केवल वही कॉम्प्लेक्स दिखा सकते हैं जिसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। कोबाल्ट अमोनिया होल थ्राइस Cl3 Ma3B3 प्रकार का है। अगर आप देखो M हमारा कोबाल्ट हो गया, A हमारा अमोनिया होगा जो 3 मॉलिक्यूल्स है और B हमारा क्लोरीन हो गया जो भी 3 एटम्स है। तो Ma3B3 प्रकार का हमारा एक कॉम्प्लेक्स है जो फलकीय यानी फेशियल के साथ साथ रेखांशिक मेरिडियनल समावयवता दिखाता है, दोनों टाइप्स के और आइसोमेरिज्म बनाता है। लेकिन दोनों रूपों में अगर आप दोनों हमारे फॉर्म्स देखेंगे, फेशियल और मेरिडियनल समरूपता का तल होता है, यानी दोनों में ही प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद होती है। इस प्रकार यह संकुल प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करता है, यानी ये कॉम्प्लेक्स डज नॉट एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखा सकता क्योंकि ये दो आइसोमर्स बनाता है, फेशियल और मेरिडियनल, और दोनों में ही प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद होती है। लेकिन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होने के लिए, प्रकाशिक समावयवता होने के लिए प्लेन ऑफ सिमेट्री समरूपता के तल का अभाव होना जरूरी है। लेकिन हमारे बी विकल्प में जो कॉम्प्लेक्स दिया गया है कोबाल्ट का, कोबाल्ट अमोनिया होल थ्राइस Cl3, वो हमारा ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म नहीं शो करता, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है क्योंकि ये दो आइसोमर देता है, फेशियल और मेरिडियनल, और दोनों में ही प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद होती है। और हमें यही बताना था कि कौन सा हमारा संकुल है यानी कॉम्प्लेक्स है जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। तो बी विकल्प हमारा सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके पास एक प्रकाशिक समावयव है? यानी नीचे दिए गए जो ऑप्शंस हैं इनमें से किसके पास एक ऑप्टिकल आइसोमेर होता है? EN इथाइलिन डायमीन को कहते हैं। विकल्प है जिंक इथाइलिन डायमाइन NH3 होल ट्वाइस होल 2 पॉजिटिव, कोबाल्ट इथाइलिन डायमाइन होल थ्राइस होल 3 पॉजिटिव, कोबाल्ट H2O होल 4 इथाइलिन डायमाइन होल 3 पॉजिटिव, या फिर जिंक इथाइलिन डायमाइन होल ट्वाइस होल 2 पॉजिटिव। आपके पास 10 सेकेंड है इस प्रश्न पर विचार करने के लिए, उसके बाद हम इसका सही उत्तर देखें। आइए देखते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी कोबाल्ट EN का होल थ्राइस होल 3 पॉजिटिव। कैसे? हमारा जो कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट EN होल थ्राइस होल 3 पॉजिटिव वो Ma3 प्रकार का है क्योंकि इसमें एक ही लाइगेंड है
इथाइलिन डायमाइन, तो ये M83 प्रकार का है। इसमें समरूपता का कोई तल और समरूपता का केंद्र नहीं है, यानी इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री या फिर प्लेन सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसीलिए यह प्रकाशिक सक्रिय है और इसीलिए यह ऑप्टिकली एक्टिव है। आप डायग्राम में देख सकते हो कि जो कोबाल्ट है वो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइलिन डायमाइन से कनेक्टेड है, जो कि बाइडेंटेट लाइगेंड है। और ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये मिरर इमेजेस शो करता है। तो अगर आप बीच में मिरर लगा दो तो आपको मिरर इमेज दिखेगी, लेकिन ये दोनों मिरर इमेजेस नॉन सुपर इम्पोजिबल अनअध्यारोपित है। यानी आप इस इमेज को अगर लेफ्ट इमेज के ऊपर रखोगे तो ये एक दूसरे से मैच नहीं करेंगी, है ना, क्योंकि अगर आप ये इमेज अगर आप इस इमेज को उठा के लेफ्ट साइड रखते हो तो जो ये वाला इथाइलिन डायमाइन है वो यहाँ पे लैग करेगा, है ना, तो सेम मैच नहीं होगी, तो इम्पोजिबल नहीं है, सुपर इम्पोजिबल नहीं है, यानी अनअध्यारोपित है। लेकिन दर्पण छविया ये दिखाता है और ये ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद नहीं है। इसीलिए बी विकल्प यानी कोबाल्ट इथाइलिन डायमाइन होल थ्राइस 3 पॉजिटिव हमारा सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। पैलेडियम C6H5 होल ट्वाइस HCN होल ट्वाइस और पैलेडियम C6H5 होल ट्वाइस NCS होल ट्वाइस के बीच जो समावयवता होती है, यानी आइसोमेरिज्म होता है, वह कौन सा होता है? अगर इन दोनों हमारे कॉम्प्लेक्स के बीच में आपको कोई आइसोमेरिज्म रिलेशन या आइसोमेरिज्म दिखानी है तो वो कौन सी प्रेजेंट होगी? ऑप्शंस है बंधनी समावयवता, लिंकेज आइसोमेरिज्म, समन्वय समावयवता, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, आयनीकरण समावयवता यानी आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, या फिर विलायक योजन समावयवता यानी सोलवेट आइसोमेरिज्म। आपके पास 10 सेकंड है इस प्रश्न पर विचार करने के लिए, उसके बाद हम इसका सही उत्तर देखेंगे। देखते हैं, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी बंधनी समावयवता, लिंकेज आइसोमेरिज्म। दिया गया यौगिक बंधनी समावयवता दिखाता है क्योंकि SCN थायोसाइनेट एक उभयदंतीय लाइगेंड है, यानी एम्बीडेंटेड लाइगेंड है। एम्बीडेंटेड कौन से लाइगेंड्स होते हैं? जो जिनके अंदर 2 एटम्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट बॉन्ड बना सकते हैं हमारे सेंट्रल मेटल एटम्स, और यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम पैलेडियम है। ठीक है, आप देख सकते हो जो हमारा पहला कॉम्प्लेक्स दिया गया है उसमें SCN लिखा हुआ है और दूसरे कॉम्प्लेक्स में NCS लिखा। क्यों? क्योंकि पहले कॉम्प्लेक्स में जो हमारा बॉन्ड बन रहा है वो सल्फर और पैलेडियम के बीच में है, वहीं दूसरे कॉम्प्लेक्स में बॉन्ड हमारा नाइट्रोजन और पैलेडियम के बीच में है। तो ऐसे लाइगेंड्स जिनके अंदर 2 एटम्स मौजूद हों, जो दोनों ही अपनी जगह चेंज करके पैलेडियम या फिर सेंट्रल मेटल एटम से डायरेक्ट बॉन्ड बना सकते हैं, उन्हें एम्बीडेंटेड लाइगेंड कहा जाता है। और अगर 2 कॉम्प्लेक्स हैं जिनके अंदर एम्बीडेंटेड लाइगेंड मौजूद हैं तो वो लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेंगे, और लिंकेज आइसोमेरिज्म उभयदंतीय यानी एम्बीडेंटेड लाइगेंड होने के वजह से ही होता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो पहले का स्ट्रक्चर आएगा पैलेडियम SCN C6H5 C6H5, वहीं दूसरे में NCS C6H5 C6H5। जो बॉन्ड है वो नाइट्रोजन और पैलेडियम के बीच में है, और पहले वाले में सल्फर और पैलेडियम के बीच में है। ठीक है, और ये दोनों आपस में लिंकेज आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, इसीलिए हमारा सही उत्तर है विकल्प ए यानी बंधनी समावयवता। धन्यवाद।